लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया। नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। लखनऊ में स्मारक बनते रहे हैं। लखनऊ में सत्ता ने अपनी स्मृतियां गढ़ी हैं। लखनऊ ने इतिहास को संगमरमर में बदलते भी देखा है और राजनीति को मूर्त रूप लेते हुए भी देखा है। जी हाँ, लखनऊ यह शहर सिर्फ नवाबों की नज़ाकत, तहजीब और अदब के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि आधुनिक भारत के वैचारिक संघर्षों, राजनीतिक मंथन और सांस्कृतिक चेतना का भी साक्षी रहा है। इसी ऐतिहासिक धरातल पर वसंत कुंज योजना क्षेत्र में 65 एकड़ में फैला राष्ट्र प्रेरणा स्थल आज एक ऐसे स्मारक के रूप में उभर रहा है जो पत्थर और मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि विचार, संघर्ष और राष्ट्रबोध की जीवंत गाथा कहता है। पर यह स्थल लखनऊ के सामने एक अलग सवाल भी खड़ा करता है। क्या स्मारक केवल सत्ता की याद होते हैं या विचारों की जिम्मेदारी भी? 65 एकड़ में फैला यह परिसर साधारण निर्माण नहीं है। यह एक राजनीतिक वक्तव्य है, एक वैचारिक दावा है और एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी। यह स्थल किसी एक व्यक्ति की स्मृति नहीं, बल्कि भारत की वैचारिक यात्रा के 3 मजबूत स्तंभों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी को एक साझा मंच पर प्रतिष्ठित करता है। ये 3 मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के 3 असहज प्रश्न हैं। दीनदयाल पूछते हैं, क्या विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी है या अंतिम आदमी की आंखों में भरोसा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूछते हैं, क्या राष्ट्र की अखंडता पर समझौता वैचारिक उदारता कहलाएगा? और अटल बिहारी वाजपेयी पूछते हैं, क्या सत्ता में रहकर भी राजनीति सभ्य रह सकती है? प्रेरणा स्थल इन तीनों सवालों को एक साथ खड़ा करता है और यही इसे साधारण स्मारक से अलग बनाता है। स्मारक नहीं, एक वैचारिक परिसर। प्रेरणा स्थल की भव्यता उसकी वास्तुकला से कहीं आगे जाती है। कमल के आकार में विकसित यह परिसर उस विचारधारा का प्रतीक है जिसने साधारण जन को केंद्र में रखकर राष्ट्र निर्माण का सपना देखा। यह कमल जैसे कहना चाहता है कि राजनीति कीचड़ में भी हो सकती है, लेकिन विचार अगर सच्चा हो तो वह कमल की तरह ऊपर आ सकता है। यह क्षेत्र आने वाले समय में न केवल लखनऊ की नई पहचान बनेगा, बल्कि उत्तर भारत की वैचारिक तीर्थभूमि के रूप में भी स्थापित होगा। यह संयोग नहीं है कि यह स्थल लखनऊ में बना। वही लखनऊ जिसने संसद तक जाने वाली आवाजों को स्वर दिया, जिसने विचारों की लड़ाइयों को शालीनता के साथ खड़ा किया। इस प्रेरणा स्थल का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका म्यूजियम ब्लॉक है। करीब 6300 वर्ग मीटर में फैले इस म्यूजियम में 5 गैलरियां हैं, जहां तीनों महान विभूतियों के जीवन, विचार और संघर्ष को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये गैलरियां इतिहास को बताती नहीं, महसूस कराती हैं। स्टोन म्यूरल्स, दुर्लभ चित्र, डिजिटल पैनल और लाइव ऑडियो वीडियो विजुअल्स इतिहास को किताबों से निकालकर आंखों के सामने खड़ा कर देते हैं। यहाँ वीआईपी और आम जनता के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार यह संकेत देते हैं कि विचारों की दुनिया में प्रवेश सबके लिए खुला है, बस देखने का नजरिया चाहिए। यहाँ राजनीति केवल सत्ता का इतिहास नहीं, बल्कि संघर्ष की यात्रा बन जाती है। आज जब राजनीति मैनेजमेंट बन चुकी है, तब दीनदयाल उपाध्याय एक बोझ की तरह याद आते हैं। पर वह बोझ किस चीज का है? वह नैतिकता का बोझ है। उन्होंने कोई चुनावी चमत्कार नहीं किया, कोई सत्ता सुख नहीं भोगा, लेकिन उन्होंने राजनीति को एक शब्द दिया, अंत्योदय। अंत्योदय कोई नारा नहीं था, यह उस भारत की चिंता थी जिसे विकास की गाड़ियों में बैठने की जगह ही नहीं मिलती। उनका विचार था कि राष्ट्र का विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ न पहुंचे। पश्चिमी आर्थिक मॉडलों की अंधी नकल के विरुद्ध उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, जिसमें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति चारों का संतुलन अनिवार्य माना गया है। इस प्रेरणा स्थल में उनकी प्रतिमा सिर्फ एक चेहरे को नहीं, बल्कि उस विचारधारा को प्रतिष्ठित करती है जिसने राजनीति को सत्ता की नहीं, सेवा की साधना माना। दीनदयाल जी के जीवन का संघर्ष, सादगी, त्याग और वैचारिक दृढ़ता आज के उपभोक्तावादी समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है। जब प्रेरणा स्थल की गैलरी में उनका जीवन सामने आता है तो वह हमें असहज करता है, क्योंकि वह हमें याद दिलाता है कि राजनीति सेवा हो सकती थी अगर हम चाहते।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति के उन विरले व्यक्तित्वों में हैं जिन्होंने सिद्धांतों के लिए सत्ता छोड़ी। एक देश, एक विधान, एक निशान, उनका यह नारा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति इस परिसर में सबसे ज़्यादा अकेली लगती है, शायद इसलिए कि वे उन नेताओं में थे जो अकेले खड़े होने का साहस रखते थे। उन्होंने सत्ता छोड़ी, उन्होंने समझौता किया और अंततः जान दे दी। आज जब राष्ट्रीयता एक सुविधाजनक शब्द बन चुकी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसकी कीमत याद दिलाते हैं। उनकी उपस्थिति इस परिसर में एक चेतावनी है कि राष्ट्रवाद आसान शब्द नहीं, एक कठिन निर्णय है। अगर लखनऊ और अटल बिहारी वाजपेयी को अलग अलग करके देखा जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाती है। अटल जी का लखनऊ से रिश्ता केवल निर्वाचन क्षेत्र का नहीं था, वह भावनात्मक, सांस्कृतिक और वैचारिक था। यह रिश्ता कविता का था, यह रिश्ता भाषा का था, यह रिश्ता उस तहजीब का था जो बहस करती है लेकिन गाली नहीं देती। अटल जी की राजनीति में जो भाषा, मर्यादा और गरिमा थी, वह लखनऊ की तहजीब का ही विस्तार थी। पोखरण हो या पड़ोसी देशों से संवाद, भारत ने उनके नेतृत्व में आत्मविश्वास के साथ दुनिया से बात की। प्रेरणा स्थल में अटल जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर लखनऊ का हर नागरिक एक अपनापन महसूस करता है, मानो शहर अपने सबसे सधे हुए स्वर को फिर से सुन रहा हो। दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवादी संकल्प और अटल बिहारी वाजपेयी की उदार लोकतांत्रिक राजनीति, ये तीनों धाराएं मिलकर एक वैचारिक त्रिवेणी बनाती हैं। प्रेरणा स्थल अंततः स्मृति से संकल्प की यात्रा है। यह भाजपा की परीक्षा है, यह लखनऊ की परीक्षा है और सबसे बढ़कर हम सब की परीक्षा है कि क्या हम इन विचारों को सिर्फ देखने आएंगे या जीने की कोशिश भी करेंगे। अगर हम दूसरा रास्ता चुन पाए तो यह परिसर इतिहास में दर्ज होगा, वरना लखनऊ ने पहले भी कई पत्थर खड़े होते देखे हैं। खड़े होते पत्थरों के बाद यह सवाल आम हो जाता है कि कहीं अक्सर पत्थर की भव्यता के नीचे विचार दब तो नहीं जाएंगे। क्या स्मारक विचारों को जीवित रखते हैं या उन्हें सुरक्षित तिजोरी में बंद कर देते हैं? इतिहास बताता है कि स्मारक हमेशा सिर्फ स्मृति नहीं होते, वे सत्ता की भाषा भी बोलते हैं। जो सत्ता में होता है वही तय करता है कि किसे याद किया जाएगा और किसे इतिहास के हाशिए पर छोड़ दिया जाएगा। लखनऊ इस स्मारक राजनीति का जीवंत प्रयोगशाला रहा है। यहाँ स्मारक बने, कभी सामाजिक न्याय के प्रतीक, कभी सत्ता के आत्मविश्वास का प्रदर्शन, कभी समाजवाद का ठौर ठिकाना। प्रेरणा स्थल भी इस परंपरा से बाहर नहीं है। यह एक राज्य संरक्षित परियोजना है, एक वैचारिक घोषणा है और एक स्पष्ट राजनीतिक वक्तव्य भी। लेकिन फर्क यहीं से शुरू होता है कि यह स्मारक किसी एक चेहरे का नाम नहीं है। प्रेरणा स्थल तीन ऐसे व्यक्तित्वों को एक साथ रखता है जो स्वभाव, शैली और रास्तों तीनों में अलग थे। दीनदयाल उपाध्याय सत्ता से दूर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सत्ता से टकराए, अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में रहते हुए उससे ऊपर दिखाई दिए। इन तीनों को एक परिसर में रखना केवल सम्मान नहीं बल्कि एक वैचारिक जोखिम भी है, क्योंकि इससे तुलना होती है और तुलना सवाल पैदा करती है। यही सवाल इस स्थल को असहज भी बनाते हैं। जब कोई युवा इस परिसर में प्रवेश करता है तो वह केवल मूर्तियां नहीं देखेगा, वह पूछेगा, अगर अंत्योदय सही था तो आज अंतिम आदमी और दूर क्यों? अगर राष्ट्र की अखंडता सर्वोपरि है तो उस पर राजनीति क्यों होती है? और अगर लोकतांत्रिक मर्यादा आदर्श है तो संवाद इतना कड़वा क्यों है? यही इस स्थल की सबसे बड़ी ताकत है। यह सत्ता को सहज नहीं रहने देता। म्यूजियम ब्लॉक की तकनीक, प्रस्तुति और भव्यता निसंदेह प्रशंसनीय है, लेकिन असली परीक्षा वहाँ नहीं है। असली परीक्षा यह है कि क्या यहाँ असहमति दिखाई देगी, क्या यहाँ संघर्ष की असुविधाजनक परतें सामने आएंगी और क्या यह भी बताया जाएगा कि इन विचारों को मानने और निभाने में क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी है। अगर यह म्यूजियम केवल सफलताओं का उत्सव बन गया तो यह भी एक और स्मारक बन करके रह जाएगा, लेकिन अगर संघर्षों की ईमानदार कहानी कह सका तो सच में यह प्रेरणा स्थल ही बनेगा। यह परिसर किसी और शहर में भी बन सकता था, लेकिन इसका लखनऊ में होना संयोग नहीं है। लखनऊ ने संवाद की भाषा दी है, विरोध की शालीनता दी है और राजनीति को कविता से जोड़ा है। अगर यह स्थल लखनऊ की उसी आत्मा से जुड़ पाया तो यह केवल भाजपा का, किसी दल का नहीं रहेगा, बल्कि शहर का साझा वैचारिक मंच बन सकता है। लेकिन हर स्मारक के साथ एक खतरा जुड़ा होता है, जड़ हो जाने का खतरा। अगर यहाँ केवल सरकारी कार्यक्रम होते रहे, केवल चयनित भाषण होते रहे और केवल प्रशंसा की अनुमति होती रही तो यह परिसर भी धीरे धीरे एक और देखने की जगह बन करके रह जाएगा।
जबकि विचार देखने की नहीं, जीने की चीज हुआ करते हैं। अगर इस प्रेरणा स्थल को सचमुच जीवित रखना है तो यहाँ वैचारिक संवाद होने चाहिए, असहमति को डर नहीं लगना चाहिए, युवाओं को प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए और विचारधारा की तुलना होनी चाहिए। सिर्फ पूजा नहीं, तभी यह स्थल स्मृति से आगे बढ़कर चेतना बन पाएगा। अंततः प्रेरणा स्थल पत्थर, मूर्ति और संरचना का नहीं, बल्कि मनुष्य और विचार के रिश्ते का सवाल है। यह पूछता है कि क्या हम अपने नायकों को सिर्फ पूजेंगे या उनसे सवाल भी करेंगे। अगर सवाल बचे रहे तो यह स्थल इतिहास में दर्ज होगा, अगर सवाल चुप हो गए तो यह भी एक दिन लखनऊ के अन्य स्मारकों की तरह बहुत भव्य लेकिन बहुत अकेला खड़ा रह जाएगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल की भव्यता और वैचारिक प्रस्तुति के साथ ही उस पर आलोचनाओं का उठना स्वाभाविक है। हर बड़ा सार्वजनिक स्मारक अपने साथ सवाल भी लाता है, खासतौर पर तब जब वह सत्ता द्वारा निर्मित हो और किसी स्पष्ट वैचारिक परंपरा से जुड़ा हुआ हो। आलोचकों का पहला और सबसे तीखा प्रश्न यही है कि क्या यह स्थल वास्तव में विचारों की बहुलता को स्थान देगा या फिर एक विशेष राजनीतिक धारा के चयनित आख्यान को अस्थायी रूप देने का माध्यम बनेगा। उनका कहना है कि जब राज्य किसी विचार को स्थापित का रूप देता है तो वह अनजाने में ही अन्य विचारों को हाशिए पर धकेल देता है। इस दृष्टि से यह आशंका जताई जाती है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहीं वैचारिक संवाद का मंच बनने के बजाय वैचारिक एकरूपता का स्मारक न बन जाए। स्मारकों की एक और आलोचना प्राथमिकता को लेकर के होती है। सवाल यह उठता है कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शहरी बुनियादी ढांचे जैसी समस्याएं मौजूद हैं, तब इतने बड़े पैमाने पर स्मारक निर्माण कितना उचित है। यह तर्क नया नहीं है। लखनऊ में पहले बने स्मारकों के समय भी यही बहस हुई थी। आलोचक मानते हैं कि स्मारक अक्सर सत्ता की अस्थायित्व इच्छा का प्रतीक बन जाते हैं, एक ऐसा प्रयास जिसमें वर्तमान अपनी वैचारिक छाया भविष्य पर डालना चाहता है। इस संदर्भ में इस प्रेरणा स्थल को भी उसी संदर्भ में रखकर देखा जा रहा है, भले ही इसका कथ्य पहले के स्मारकों से अलग हो। विरोध की एक धारा वैचारिक चयन को लेकर भी है। दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन तीनों को एक साथ प्रतिष्ठित करना कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से सुविचारित चयन लगता है तो कुछ को अधूरा प्रतिनिधित्व। सवाल पूछा जाता है कि क्या भारतीय वैचारिक परंपरा केवल इन्हीं तीन धाराओं तक सीमित है? क्या समाजवाद, अम्बेडकरवादी दृष्टि, गांधीवादी नैतिकता या वामपंथी विचारधाराएं इस राष्ट्रबोध का हिस्सा नहीं है? यह आलोचना केवल नामों की नहीं बल्कि उस वैचारिक परिधि की है जिसे यह स्थल परिभाषित करता है। विरोध करने वालों का कहना हो सकता है कि राष्ट्र की वैचारिक यात्रा कहीं अधिक व्यापक, जटिल और बहुस्तरीय रही है, जिसे किसी एक परिसर में समेटना स्वाभाविक रूप से चयनात्मक होगा। लेकिन इसी आलोचना के भीतर एक वैकल्पिक दृष्टि भी जन्म लेती है। यह दृष्टि कहती है कि हर स्मारक सर्वसमावेशी नहीं हो सकता है और न ही उससे अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह पूरे वैचारिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करे। इस प्रेरणा स्थल को अगर एक पूर्ण इतिहास नहीं बल्कि वैचारिक प्रस्ताव के रूप में देखा जाए तो उसकी भूमिका स्पष्ट होती है। यह स्थल यह दावा नहीं करता कि यही संपूर्ण राष्ट्रवाद है, बल्कि यह कहता है कि यह एक ऐसा राष्ट्रबोध है जो अंत्योदय, अखंडता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को साथ लेकर के चलता है। इस दृष्टि से देखें तो आलोचना और विरोध इस स्थल को कमजोर नहीं बल्कि अधिक प्रासंगिक बनाते हैं, क्योंकि विचार तभी जीवित रहते हैं जब उन पर बहस होती है। एक वैकल्पिक दृष्टि यह भी सुझाती है कि प्रेरणा स्थल को स्थिर स्मारक के बजाय एक गतिशील बौद्धिक मंच में बदला जाए। अगर यहाँ समय समय पर विभिन्न विचारधाराओं के संवाद, व्याख्यान, बहसें और असहमति के मंच स्थापित हों तो यह परिसर आलोचनाओं को आत्मसात कर सकता है। तब यह केवल एक वैचारिक घोषणा नहीं रहेगा बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला बनेगा, एक ऐसी प्रयोगशाला जहाँ राष्ट्रवाद पर प्रश्न भी उठेंगे और उत्तर भी खोजे जाएंगे। यह दृष्टि मानती है कि स्मारक तब सबसे अधिक सार्थक होते हैं जब वे अपने दावों की परीक्षा लेने को तैयार हों। इस प्रेरणा स्थल को लेकर होने वाली आलोचनाएं और विरोध इस बात का संकेत है कि यह परिसर उदासीनता पैदा नहीं कर रहा है। उदासीनता सबसे खतरनाक होती है, बहस नहीं। यह स्थल चाहे समर्थकों के लिए प्रेरणा हो या आलोचकों के लिए असुविधा, दोनों स्थितियों में वो अपना उद्देश्य पूरा करता है। असली प्रश्न यह नहीं कि इस पर विरोध क्यों है, बल्कि यह है कि क्या इस विरोध को सुना जाएगा। अगर सुना गया तो यह प्रेरणा स्थल केवल सत्ता की स्मृति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक बनेगा, और अगर उसे अनसुना कर दिया गया तो यह भी इतिहास में उन स्मारकों की सूची में जुड़ जाएगा जो भव्य तो थे लेकिन संवादहीन बने रहे। इस प्रेरणा स्थल का वास्तविक मूल्य उसके उद्घाटन, उसकी भव्यता या उसकी राजनीतिक पहचान में नहीं बल्कि उसके भविष्य में निहित है। आज यह परिसर एक संरचना है,
कल यह एक प्रक्रिया बन सकता है। सवाल यह नहीं कि यह स्मारक कैसा दिखता है, बल्कि यह है कि आने वाले वर्षों में यह कैसे जिया जाएगा। क्या यह केवल विशेष तिथियों पर होने वाले आयोजनों, सरकारी कार्यक्रमों और पुष्पांजलि की रस्मों तक सीमित रह जाएगा, या फिर एक ऐसा स्थान बनेगा जहां विचार निरंतर प्रवाह में रहें, टकराएं और विकसित भी हों। किसी भी वैचारिक स्मारक की सबसे बड़ी कसौटी यही होती है कि वह समय के साथ जड़ होता है या संवादशील बना रहता है। नीति के स्तर पर स्मारक सरकार और समाज दोनों से एक जिम्मेदारी की मांग करता है। सरकार से यह अपेक्षा है कि वह इस स्थल को केवल अपनी वैचारिक पहचान का विस्तार न बनाए, बल्कि उसे खुला सार्वजनिक मंच बनाए रखे। अगर यहाँ केवल एक ही तरह की वैचारिक व्याख्या को वैधता दी गई तो यह परिसर धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खो देगा। लेकिन अगर यहाँ विविध दृष्टियों, आलोचनात्मक विमर्शों और वैचारिक असहमति को जगह दी गई तो यही स्थल भविष्य की राजनीति और सामाजिक चेतना को आकार दे सकता है। नीति का उद्देश्य स्मारक को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसे जीवित बनाए रखना होना चाहिए। भविष्य की सबसे अहम भूमिका यहाँ आने वाली पीढ़ियों की होगी। आज का युवा राजनीति से अक्सर निराश है, लेकिन वह विचारों से उदासीन नहीं है। अगर यह परिसर उसे केवल अतीत की गाथाएं सुनाएगा तो वह कुछ देर रुकेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यह उसे समझाने में सफल हुआ कि विचार आज भी जरूरी हैं, संघर्ष आज भी अर्थ रखता है और नैतिक राजनीति कोई असंभव सपना नहीं है, तो यह स्थल उसकी चेतना का हिस्सा बन सकता है। प्रेरणा स्थल की असली सफलता तब होगी जब यहाँ से निकलने वाला युवा केवल प्रभावित नहीं बल्कि प्रश्नवाचक होगा। जब वो पूछेगा कि इन विचारों को आज के भारत में कैसे जिया जाए। इस स्मारक की कसौटी यह भी होगी कि यह अपने नाम के साथ कितना ईमानदार रहता है। प्रेरणा कोई स्थिर वस्तु नहीं होती। प्रेरणा तब पैदा होती है जब व्यक्ति अपने समय की कठिनाइयों के बीच किसी विचार को रास्ता बनाते हुए देखता है। अगर यह स्थल केवल अतीत की सफलताओं को दिखाएगा और वर्तमान की जटिलताओं से मुंह मोड़ेगा तो इसकी प्रेरक शक्ति सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर यह स्वीकार करेगा कि अंत्योदय, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मर्यादा आज भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं, तो यह ईमानदारी इसे और मजबूत बनाएगी। इस प्रेरणा स्थल का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। अगर हम उससे केवल गौरव की अनुभूति चाहते हैं तो हमें वह दे देगा कुछ समय के लिए, लेकिन अगर हम उससे आत्म परीक्षण चाहते हैं तो हमें असहज करेगा, प्रश्नों से घेरेगा और शायद बदलने के लिए मजबूर भी करेगा। यही किसी भी बड़े वैचारिक स्मारक की असली भूमिका होती है। लखनऊ की धरती पर खड़ा यह परिसर एक अवसर है, स्मृति को नीति से, इतिहास को भविष्य से और विचार को जीवन से जोड़ने का अवसर। अगर यह जुड़ाव बन गया तो प्रेरणा स्थल केवल एक निर्माण नहीं बल्कि एक चलती हुई चेतना बन जाएगा। और अगर नहीं बन पाया तो यह भी समय के साथ उन स्मारकों की सूची में शामिल हो जाएगा जो बहुत कुछ कहते थे लेकिन किसी को बदल नहीं पाए। पर लखनऊ आइए, देखिए, एहसास कीजिए कि यह स्मारक आपको क्या संदेश देता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।